हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कुछ नए प्रतिशत के टाइप और इसमें हम आज फोकस करने वाले हैं शेष वाले सवालों पर, जो रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं और परसेंटेज के अंदर परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको टाइप समझ में आ जाएगा कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। तो कुल कितने छात्रों ने समूह ए के लिए आवेदन किया था? 3 ग्रुप हैं ए बी सी। तो ए में 40% लोगों को रखा। देखिए, हम यहां लिख लेते हैं ए, यहां लिख लेते हैं बी और यहां लिख लेते हैं सी। आपको पता ही है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 40% बच्चों को ए में रखा तो बचे कितने? 60। उन्होंने कहा है कि शेष का 75% बी में रखा। तो 100 में से 40 हो गया तो बचा कितना? 60। और 60 का 75%, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 3/4। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार, 15 का 3 गुना हो जाएगा 45। मतलब 45% बच्चे कहां हैं? बी में है। तो 40 और 45 टोटल हो गया 85। तो बचा कितना? 15। 15% बच्चे सी में है और यही बच्चों की संख्या आपको दी हुई है जो कि कितनी है? 12। देखिए, तो ग्रुप सी में 12 बच्चे हैं और जो अपने आप में 15% है, तो 100% क्या होगा? इसको हमें सॉल्व करना है। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से कैंसिल होगा 20 बार, 20 और 4 का गुणा, तो टोटल सॉल्व करने पे आएगा 80। मतलब तीनों ग्रुप्स में टोटल कितने बच्चे हैं? 80। तो 100 में से 40 यहां थे, बचे 60। 60 का 75%, 75%, मतलब मैंने डायरेक्ट 3/4 रख दिया जो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो 45% बच्चे बी में है। तो 40 और 45 बचा 85। 85 में से आपने 100 में से 85 घटाया तो आ गया 15। 15% बच्चे सी में है जो 12% है। तो यदि ये 15 है तो 100% क्या होगा? तो सारे ग्रुप्स में टोटल कितने बच्चे हैं? 80। ओके, ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का देख लेते हैं। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? ओके, इन क्वेश्चंस में आप एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, 60% पेड़ नारियल के हैं। तो हमें एक चीज पता है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो यह हमें नहीं पता है कि टोटल पेड़ कितने हैं, तो उसको मैंने x नाम दे दिया। जितने भी पेड़ हैं उसका यदि 60% निकालेंगे तो वो नारियल के पेड़ होंगे। तो टोटल का यदि मैंने 60% निकाला तो ये नारियल के कोकोनट ट्रीज हो गए। नारियल के पेड़ों का 25%, ये जो आएगा इसका यदि 25% निकालेंगे तो वो आम के पेड़ होंगे और आम के पेड़ जितने आएंगे उसका 20% निकालेंगे तो वो सेब के पेड़ होंगे। और वही फाइनली कितने हैं? 1440, 1440 पेड़ हैं सेब के। ओके, क्लियर है? एक बार फिर बता देता हूं, टोटल पेड़ हमें नहीं पता कितने हैं, पर उसका यदि 60% निकालोगे तो नारियल के पेड़ आएंगे, इसका 25% निकालोगे तो आम के पेड़ आएंगे और इसका यदि आप 20% निकालोगे तो सेब के पेड़ आएंगे, जो फाइनली कैलकुलेट होने के बाद कितना आएगा? 1440। अब आप बस फ्रैक्शन वैल्यूज रख दीजिए। देखिए, ये हो गया x। 60% का मतलब होता है 3/5, 25% का मतलब होता है 1/4, 20% का मतलब होता है 1/5 और इक्वल में कर दिया आपने 1440। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आप पहले देख लीजिए कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? तो कुछ ऐसा कैंसिल तो नहीं हो रहा है यहां पे, तो हम इसको सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, 1440, ये 3 चला जाएगा नीचे और ये तीनों चले जाएंगे ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहां पर। तो 5 और 5 होता है 25, 25 का 4 गुना होता है 100। अब बस 3 से हमें कैंसिल करना है, तो 3 से मैंने कैंसिल कर दिया, 3 से कैंसिल हो गया है 4 बार और बचेगा 24, मतलब 8 बार। तो 480 और 100 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब उस बगीचे में टोटल पेड़ों की संख्या कितनी रही होगी? तो आंसर आ जाएगा आपका 48,000, 48,000। ओके, तो बस इस तरीके से आप इनको करते जाएंगे, आपके क्वेश्चंस काफी आसान होंगे। अभी इसमें शेष और आना बाकी है, मैं आपको सिखाऊंगा कि जब शेष आ जाए तब आपको क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला और किसी खेल में 75% पैसा हार गया।
कुछ देर बाद फिर से वो उसी खेल में 75% पैसा हारा, एक बार पुनः प्रयास करने पर फिर 75% पैसा हार गया, हर बार शेष शब्द लगाए, शेष का 75% हार गया, अंत में उसके पास 2 रुपए शेष रह गए। तो बताइए वह कितने रुपए लेकर निकला था। ओके, अब यहां पर एक नया वर्ड आया है जो आपके लिए समझना जरूरी है और उसे कहा गया है शेष, मतलब रिमेनिंग। देखिए, आपको यह पता है कि उसके पास 100% रहा होगा, बट उसका 75% वो हार गया। ठीक है, 75% हार गया तो उसके पास बचा कितना होगा? 25%। ओके, उसने फिर से ट्राई करा और शेष का 75% हार गया, मतलब 25 का 75% हार गया, तो वापस से 75 हार गया तो कितना बचेगा? 25। और आखिरी में फिर से उसने ट्राई किया और बचे हुए का 75% हार गया, फिर से 75% हार गया, मतलब कितना बचा? 25। ओके, एक्चुअल में यहां पे क्या होता है कि 100 का 75% हारा तो बचा कितना? 25। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आपको मतलब होता है शेष, जो रिमेनिंग हमारे पास रहेगा उससे। तो 75 हारा, 25 बचा। अब 25 का 75% हारेगा तो 25 का 75 हारेगा तो 25 का 25 ही बचेगा ना। फिर बचे हुए का 75 हारेगा तो फिर बचेगा कितना? 25। इसलिए हमें मतलब इनसे है, ना कि इनसे। तो हम इनको ध्यान से देखेंगे। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते ही हैं, 1/4 है। अब देखिए करना क्या है, वो कितने रुपए लेकर निकला था, तो मैंने उसको नाम दे दिया x। 75 हारा तो बचा कितना? 25%, मतलब 1/4। इतना पैसा बचा। इसका 75% हारा तो फिर से 1/4 बचा, फिर इसका 75% हारा, 1/4 बचा, और आखिरी में कितने रुपए लेकर कितने रुपए उसके पास बचे? 2 रुपए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, x इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 64 इक्वल में 2। 64 का डबल, मतलब वो व्यक्ति कितने रुपए लेकर निकला था? 128 रुपए। बस ये आंसर हो जाएगा। अभी और हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। पर मेन आपको यहां पे ये देखना है कि जो खर्च हो गया वो कभी काम का नहीं है, कितना अभी रिमेनिंग है वो परसेंटेज आप हमेशा लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आंसर आपका इससे आएगा। आइए एक और क्वेश्चन हम इसी में देखते हैं और आपको चीजें क्लियर होंगी। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष का 80% किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब उसके पास 16,000 रुपए बचे। उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? ठीक है, देखिए शेष शब्द दिखने पर ही हमें शेष का कॉन्सेप्ट लगाना है, अदरवाइज जो और शब्द है उसी से हमारा काम हो जाता है। और आया है मतलब आपको प्लस करना है, मतलब वहां पे शेष जैसा कुछ नहीं है, पर रिमेनिंग शेष वर्ड यूज किया है तो बचे हुए पर कैलकुलेट करना है। देखिए आपसे बोला है 50% अपने बेटे को दे दिया और 30% बेटी को दे दिया, तो 50% बेटे को और 30% बेटी को, मतलब कितना दे दिया उसने? 80%। आप जानते हैं हर चीज होती है 100, उसमें से 80% दे दिया, तो अब उसके पास शेष कितना बचा? 20। बचे हुए का 80% ट्रस्ट को दे दिया, तो उसके पास बचा है 20, और इसका 80% ट्रस्ट को दे दिया। तो अब 80% मत निकालो, आप तो ये देखो बचा कितना, तो 80% दे दिया तो बचेगा कितना? 20%। मतलब फाइनली उसके पास लास्ट में कितना परसेंट बचा होगा? 4। समझ आया? 100 में से 80 दे दिया तो बचा 20, और 20 का भी 80% दे दिया, तो 80 दे दिया तो बचा कितना? 20%, जो कितना होता है? 4। और अब उसके पास लास्ट में कितने रुपए बचते हैं? 16,000। और आप जानते ही हैं 16,000, इसको कैसे सॉल्व करना है? 16,000 यदि 4% है तो 100% क्या होगा? तो 4 से कैंसिल होगा 4,000 बार, और उसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। तो 4,000 के आगे यदि 2 जीरो लगेंगे, मतलब उस व्यक्ति के पास टोटल कितना पैसा था? तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 लाख। ओके, ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। और हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी मां को, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को और शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। यदि उसके पास 42,000 रुपए बच जाते हैं, उसकी कुल आय कितने रुपए होगी? देखिए पहले उसने 1/3 भाग दिया, फिर 1/7 भाग दिया और फिर 2/7 भाग दिया। यहां पर बार बार एक शब्द का प्रयोग किया गया है शेष, जो रिमेनिंग है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। देखिए
हम ऐसे कर लेंगे कि सपोज उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे, तो x था, उसका 1/3 उसने अपनी मां को दे दिया। अब यह अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या। 1/3 का मतलब कि यदि उसके पास 3 चीजें थी तो उसने 1 दे दी, तो 3 में से यदि 1 दे दिया तो बचेगा कितना, 2/3। अब जो बचा उसका 1/7 उसने अपने पिता को दे दिया, तो 1/7 देने का मतलब क्या है कि 7 में से 1 पार्ट दे दिया, 7 में से 1 गया, तो अब कितना शेष बचा, 6/7। और अब जो बचा उसका 2/7 उसने दे दिया, मतलब 7 में से फिर 2 हिस्से दे दिए, तो अब कितने बचे, 5/7। और ये सब होने के बाद फाइनली उसके पास कितना बचा, 42,000। ये हमें ध्यान रखना है। तो 3 में से 1 गया, 2/3, 7 में से 1 हिस्सा गया, 6/7, और 7 में से 2 हिस्से गए, 5/7। तो कभी भी शेष वाले सवाल आएंगे तो आप याद रखिएगा, जो आपको दिया हुआ है वो काम का नहीं होता है, उसके अलावा बचा कितना वो काम का होगा। ये हमने पुराने क्वेश्चंस में भी किया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, 3 से ये कैंसिल हो सकता है 2 बार, इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो सबको हम उस तरफ ले चलते हैं। 42,000, 7 और 7 ये दोनों चले जाएंगे ऊपर, मतलब 49, और 5 का दुगना 10, 10 का दुगना हो जाएगा 20। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2100 बार, और अब 21 और 49 का हमें गुणा करना है, तो हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। 21 और 49 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 9 का डबल 18, और 4 हो जाएगा 22 का 2, कैरी 2, 4 का दुगना 8 और 2 10। तो ये 21 और 49 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1029, और 2 0 भी हमारे पास हैं, तो ये उसका अमाउंट आएगा इनिशियल, कि उसके पास शुरुआत में 1,02,900 रुपए थे। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति लाख रुपए में क्या थी। ओके, देखिए फिर से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी बड़ा आपको लग रहा होगा, बट ये कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा इसका। देखिए पहले तो हम ये समझें कि टोटल उसके पास 100% था, उसने 30% दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 70% बचा। 30% उसने संस्था को दान कर दिया, अब बचा उसके पास कितना, 70। इसका 30 और 25%, देखो अलग अलग नहीं निकालना है। 30% यदि अलग होता और 25, वो यदि आपसे बोलते कि बचे हुए का 30% उसने अपनी पत्नी को दे दिया और बचे हुए का 25% अपने बेटे को दे दिया, तो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता। पर क्योंकि दोनों को साथ में बोला है तो हम क्या करेंगे, शेष का 30% और 25%, तो 30 और 25 कितना होता है, 55। तो यदि उसने 55% दे दिया तो बचेगा कितना, 45%। 100 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि शेष वाले सवालों में क्या खर्च किया है, क्या गया है, वो हमारे काम का नहीं है, क्या बचा वो हमारे काम का है। तो 100 में से 30 गया, 70 बचा। 70 में से 30 और 25, 55% गया, तो बचा कितना, 45। अब समझना बात, आप 70% के इनके साथ प्रतिशत भी चलेगा। 70% के 45% में जो बचा होगा वो उसने अपनी बेटियों को उसके 3 हिस्से किए और अपनी बेटियों को दिया, तब जाकर हर बेटी को कितना मिला, 42 लाख। जो 70% बचा उसका 45% जो बचा उसको 3 हिस्सों में बांटने के बाद कितना बच रहा है, 42 लाख। तो आपको बताना है टोटल उसकी संपत्ति क्या थी। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 42 में 3 का गुणा हो जाएगा, नीचे इधर 70 आ जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा, और 2 बार 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 बार परसेंटेज यहां पर है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो 3 से ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा। और हम यदि आगे सॉल्व करते हैं तो 3 से ये 2 बार और 3 से ये हो जाएगा 5 बार। अब देखिए ऊपर हो गया 2 और ये हो गया 100 और ये हो जाएगा टोटल 2000, तो ये हो जाएगा 2000 और बटे में 5, और इसको यदि हमने सॉल्व किया तो टोटल आएगा 400। अब देखिए ये 42 लाख है,
तो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी लाख में ही आएगा, मतलब उस व्यक्ति के पास टोटल कितना पैसा था, कितनी संपत्ति थी, तो वो होगा 400 लाख। ऑप्शंस इसी तरीके से दिए हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, शेष में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बच रहा है वो अपने काम का 100 में से 30% दे दिया तो बचा 70 में से भी 30 और 25 55 दे दिया तो बचा कितना 45। अब जो बचा उसके 3 हिस्से किए, तब जाकर हर बेटी को, 3 बेटियां थी, 3 हिस्से किए तो हर बेटी को मिले 42 लाख। इसको हमने सॉल्व किया तो आखिरी में पता चला कि 100% टोटल जो संपत्ति थी वो कितनी थी, 400 लाख। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। इसमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? ओके, देखिए क्या बोल रहे हैं, 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। ओके, तो हम ऐसे कर लेंगे कि सपोज टोटल कर्मचारी हैं 100%, उसमें से 60% वो कर्मचारी हैं जो 30+ हैं, 30 साल से ज्यादा के हैं, तो बचेंगे वो 40% जो 30 साल से कम के हैं। आगे बोल रहे हैं इनमें 75% पुरुष हैं। देखो टोटल 100% है, उसका 60% निकालोगे तो 30 साल से ज्यादा वाले आएंगे, और इसके अंदर फिर 75% पुरुष है, मैन है, तो 25% कौन होंगी, महिलाएं, विमेन होंगी। ओके, आगे बोल रहे हैं 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, 30 वर्ष के ऊपर है। देखिए 1350 कौन लोग हैं, जो 30 से अबव हैं, और ये 1350 कौन है, पुरुष हैं। अब देखो 100% का 60% महिला और पुरुष मिलाकर, इसमें मेन और विमेन दोनों शामिल हैं, जो 60% है। इसके अंतर्गत इसका 75% पुरुष है और इसका 25% महिलाएं हैं। अब 30 वर्ष से अधिक पुरुषों की संख्या 1350 है। तो देखिए हम उल्टा शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, या चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। इसको यदि और इजी बनाना है तो आप ऐसा करिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप ऐसा करिए, 60 का 75%, 75% मतलब होता है 3/4, 4 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 15, 15 का 3, मतलब इस 60 में 45% पुरुष हैं, तो बचेंगी कितनी, 15% कौन है, महिलाएं हैं। अब 1350 जो लोग हैं ये 30 साल से ऊपर वाले हैं और ये पुरुष हैं, और 30 साल से ऊपर वाले पुरुष कितने हैं, तो वो है 45। तो यदि 45% लोग 1350 है तो 100%, मतलब टोटल वहां पे कितने लोग हैं, तो आपको पता ही होगा 45 का 3 गुना होता है 135, मतलब कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3000। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में कितनी होनी चाहिए, जो कि आपसे लगभग में पूछा है। देखिए क्वेश्चन को समझाने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अयस्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और मिश्र धातु, जिसका मतलब होता है अलॉय, और इसके बाद फिर उसके अंदर आयरन, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। तो सबसे पहले हम जब भी कोई खान जो मतलब टनल्स जो होती हैं या किसी प्रकार की जो खान होती है, तो जब उससे जो मटेरियल निकलता है उसको अयस्क बोलते हैं। उसके अंदर मिनरल्स, मेटल्स, अलॉय सब कुछ होते हैं। तो एक अयस्क में मिश्र धातु है जो 25% है। देखिए अब हम जानते हैं हर चीज अगेन 100% होती है। इसके अंदर ये अयस्क है हमारे लिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और। इसमें से 25% निकालोगे तो आपको मिश्र धातु मिलेगी, और वही मिश्र धातु जो है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अलॉय।
ठीक है। और इसके अंदर 90% क्या है, इसके अंदर 90% आयरन है। ओके, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि यदि 60 किलो शुद्ध आयरन चाहिए तो कितना अयस्क होना चाहिए। हमें उल्टा चलना पड़ेगा, एक बार फिर समझाता हूं मैं। यदि आप 100 किलो निकालोगे अयस्क, तो उसमें 25% मतलब 25 किलो क्या निकलेगी, मिश्र धातु। उस 25 किलो का 90% क्या होगा, आयरन। अब वो बोल रहे हैं कि हमें 60 किलो शुद्ध आयरन चाहिए, तो उसके लिए कितना अयस्क होना चाहिए, कितना और होना चाहिए। देखो, जो 60 किलो आयरन है वो कितना परसेंट होना चाहिए, 90। तो यदि मैं इसको 90 से डिवाइड करूंगा तो 100% क्या होगा, तो इससे मैं एक स्टेप ऊपर पहुंचूंगा। इससे मुझे मिलेगी मिश्र धातु, जो अपने आप में कितना परसेंट है, ये 25% है। तो 100% क्या होगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि आयरन होना चाहिए 60 किलो, जो अपने आप में कितना परसेंट है, 90। तो यदि ये 90 होगा तो 100% क्या होगा, इससे आपको मिश्र धातु पता चलेगी। मिश्र धातु अपने आप में 25% है, तो 100% क्या होगा, इससे आपको अयस्क मिलेगा। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 30 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 30 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। और कुछ कैंसिल हो सकता है तो नहीं, 4 का दुगना 8 और 8 और ये हो जाएगा आपका 800 और नीचे आ जाएगा 3 से यदि मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 3 से दुगना हो जाएगा 6, बचेगा 20, मतलब 3 से 6 बार 18, फिर बचेगा 20, तो ये आएगा 266.66। तो यदि हम इसको अप्रोक्सीमेट देखें तो आंसर आएगा 267 किलो। यदि 267 केजी अयस्क हमारे पास होगा, उसका 25% निकालेंगे तो मिश्र धातु, और उसका 90% निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट 60 केजी आयरन हमें मिलेगा। इस तरीके से हमें यहां पे उल्टा जाना पड़ेगा। 90 से डिवाइड करेंगे तो 100%, तो ये अपने आप में हमारे लिए 100% है। फिर यदि 25% वैल्यू रखता है इसके आगे, तो रियल 100% क्या होगा, इसलिए हमने वापस से 100 का वहां पे मल्टीप्लाई किया। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये। और हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं और महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा हैं। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है और शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं। ओके, यहां पे सब कुछ आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आपको पहले तो कोई वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा कि कोई वैल्यू यहां पे क्या होगी, उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो आपसे बोल रहे हैं 1/3 भाग महिलाएं हैं। देखिए 1/3, 1/2, 3/4, इसको देखते हुए एलसीएम आएगा 6 या 12 हम ले सकते हैं। तो हम 6 या 12 के मल्टीपल वाली कोई नंबर लेते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल 6 और 4 को देखते हुए चलिए हम ले लेते हैं 1200, और यदि कोई दिक्कत आएगी तो हम नंबर चेंज भी कर सकते हैं। वैसे मैं डायरेक्ट एक नंबर ले सकता हूं, पर सॉल्व करते हैं आपको समझ में आएगा कि कहां दिक्कत आएगी, तो नंबर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। आपसे बोल रहे हैं 1/3 भाग महिलाएं हैं। 1/3 भाग महिलाएं हैं, तो इसका यदि आप 3 का भाग दोगे, मतलब 400 महिलाएं होंगी, तो 800 कौन होंगे, पुरुष होंगे। ठीक है, जितनी महिलाएं हैं उसका आधा शादीशुदा है। तो 400 का यदि आप आधा करोगे तो 200 शादीशुदा है और 200 की शादी नहीं हुई है, अविवाहित हैं। आगे शादीशुदा महिलाओं का 1/3 भाग के बच्चे हैं। अब 200 का 1/3 आप नहीं निकाल पाओगे, मतलब हमने गलत नंबर एज्यूम किया है। हमें कोई और नंबर लेना पड़ेगा जो यहां पे इसके मल्टीपल में आए। तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि यहां यदि 300 होता तो ज्यादा अच्छा होता, यहां 300 होता तो यहां हमें क्या चाहिए होता, 600, और यहां 600 तो यहां डबल मतलब 1200। तो हमें एक्चुअल में नंबर एज्यूम करना पड़ेगा कुछ अलग। तो हम ऐसा करते हैं, हमारा नंबर लेते हैं 1800। अब देखिए 1800 का 1/3 महिलाएं हैं, तो एक तरफ मैं लिख देता हूं मैन, एक तरफ लिख देता हूं विमेन। तो 1/3 1/3, तो वो आएगा कितना, 600। तो 600 यदि महिलाएं हैं तो 1800 में से 600 गया, तो पुरुष कितने होंगे, 1200। ठीक है, महिलाओं का आधा हाफ शादीशुदा है, मैरिड है। तो इसमें से 300 महिलाएं मैरिड हैं और बची 300 ये अनमैरिड है। ओके, आगे बोल रहे हैं शादीशुदा महिलाओं के 1/3 के बच्चे हैं।
जितनी मैरिड विमेन हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, इसका 1/3, तो 300 का 1/3 यदि हम निकालेंगे मतलब क्या आएगा 100 महिलाओं के बच्चे हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहां रुक गया, आगे बढ़ते हैं। पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, तो 1200 का हमें फिर मैरिड और अनमैरिड निकालना पड़ेगा। तो 1200 का 3/4, आप 3/4 करेंगे, 4 से भाग देंगे 300, 300 का 3 गुना 900, 900 शादीशुदा हैं और 300 अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं। आगे बोल रहे हैं शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, जितने मैरिड हैं इसका यदि 2/3 भाग निकालेंगे तो 900 में 3 का भाग दोगे तो आएगा 300, 300 का दुगना हो जाएगा 600, तो 600 पुरुषों के बच्चे हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं। तो देखिए टोटल कितने कर्मचारी हैं, तो टोटल कर्मचारी हैं 1800। इन 1800 में से 600 पुरुष हैं जिनके बच्चे हैं और 100 महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, तो 600 और 100 टोटल कितने लोग हो गए 700। तो 1800 में से 700 लोगों के बच्चे हैं, तो कितने लोगों के बच्चे नहीं हैं 1100। तो आपसे बोला है कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं। सारे जो ऑप्शंस हैं जैसे 11/18, 18/11, 15/11, 11/15 सारा भिन्न में दिया हुआ है। तो टोटल कर्मचारी हैं 1800, जिसमें से 700 के बच्चे हैं मतलब 1100 के नहीं हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/18, इतने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं। ओके, तो यहां पे हमने 1800 माना, आप कुछ और भी ले सकते हो, सारा डिपेंड करेगा जो आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 1/2, 1/3, 3/4, उनको देखते हुए आप कोई नंबर एज्यूम कीजिए, सभी से आंसर सेम आएगा। बस कोशिश करिए कि किसी को भी हम सॉल्व करें तो पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में आएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बस ऐसी वैल्यू मानिए जिससे चीजें एग्जैक्ट हों। आप कोई भी नंबर लोगे, आगे जाके यदि वो फंसेगा तो आपको अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने 1200 मान के किया था तो दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमें यहां पे ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड हो, तो हमने 300 मान लिया। यहां 300 तो यहां 600, तो आदमी कितने होने चाहिए 1200, इसलिए हमने 1200 और 600 कितनी टोटल कितने कर्मचारी मान लिए 1800। तो आप और कुछ भी लेंगे आंसर आ जाएगा, बस सब कुछ कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने टाइप चेंज करेंगे और अब हम नेक्स्ट मिश्रण, जो मिक्सचर एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको सीखेंगे। आइए बच्चों, अब हम अगला नया टाइप देखते हैं। अगले हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं मिश्रण, मतलब मिक्सचर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। हालांकि मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा एक नया टॉपिक है, रहेगा आगे, उसको हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे, बट उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्रतिशत के अंतर्गत आते हैं, उन पर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उनको हम समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा आज का वो आप पढ़ सकते हैं। एक बर्तन में 800 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर 800 लीटर है, जिसमें 80% दूध और शेष पानी है। कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध 90% हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक लॉन्ग मेथड होती है जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको इसकी डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमेशा जल्दी से ले आएंगे। पर इसमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए हमसे इसमें कहा गया है कि टोटल हमारा जो सॉल्यूशन है वो है 800 लीटर, 800 लीटर का सॉल्यूशन है। इसमें 80% दूध है। ओके, 80% इसमें दूध है, मतलब मिल्क है। फिर आपसे बोल रहे हैं आगे कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध का प्रतिशत कितना बन जाए, तो 90% बन जाए। ठीक है, तो फिलहाल 80% दूध है, मतलब बचा हुआ पानी है। कितना दूध और मिलाएं कि दूध का परसेंटेज कितना हो जाए 90। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको जो ध्यान रखनी है वो ये, सबसे पहले आप लिख दीजिए टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल क्वांटिटी है 100। अब देखिए मिल्क अभी कितना है और बाद में कितना होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अभी 80 है, बाद में 90 होना चाहिए, दोनों में अंतर है 10 का। और नीचे हमेशा जो लास्ट वाली क्वांटिटी है, जो लास्ट वाला परसेंटेज है, उसको 100 में से घटाना है। तो 100 में से आप 90 को घटाओगे तो ये कितना आएगा 10। ठीक है, तो 10 से 10 पूरा कैंसिल हो जाएगा,
तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा 800 लीटर, मतलब 800 लीटर दूध हमें और डालना पड़ेगा, तब जाके दूध का परसेंटेज कितना हो जाएगा 80% से 90% हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, दोनों का आपको अंतर लेना है, तो 80 और 90 में अंतर है 10 का, और लास्ट वाली क्वांटिटी को हमेशा 100 में से घटाना है, तो 100 में से 90 गया तो आएगा 10, और जो भी कैंसिल होने पे आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। आगे अभी और क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड भी बता देता हूं कि एक्चुअल में यहां पे होता क्या है। देखिए, यदि हम इसको लॉन्ग मेथड से करें तो 80% यदि दूध है, मतलब 20% क्या है, पानी है। बाद में 90% दूध होना चाहिए, मतलब पानी कितना प्रतिशत हो जाएगा 10, और हमें क्या मिलाना है, तो हमें दूध मिलाना है। समझने वाली बात यह है ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको यह देखना है कि क्या नहीं बदल रहा है। दूध 80 है, बाद में 90 होना चाहिए, दूध मिक्स करना है, मतलब दूध की मात्रा में चेंज आएगा, पर पानी की मात्रा में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पानी जितना है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। पर पानी का परसेंटेज बदल रहा है। तो देखिए, पहले 800 लीटर का 20% पानी था, तो 800 का यदि 20% निकालेंगे तो 160 लीटर आएगा, मतलब पानी 160 लीटर है अभी, और ये तो बाद में भी 160 लीटर ही रहेगा। परसेंटेज बदलेगा वो अलग चीज है, पर पानी जितना पहले था वो उतना ही रहेगा, मात्रा बदलेगी दूध की। तो हम ये देखते हैं कि क्या नहीं बदल रहा है, तो पानी नहीं बदलेगा, पानी 160 लीटर है, बाद में भी 160 लीटर रहेगा, तो बाद में 10% का मान 160 होगा, तो 160 अगर 10% है तो 100% क्या होगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1600। मतलब जो मिश्रण अभी 800 लीटर है वो बाद में 1600 लीटर हो जाना चाहिए। तो आप खुद देख सकते हैं कितना लीटर का चेंज आ गया है, 800 लीटर का, मतलब 800 लीटर यहां पे दूध की मात्रा बढ़ गई, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बेटर जो ट्रिक मैंने आपको पहले बताई है आप उससे करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 600 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, कितना दूध निकाला जाए जिससे दूध 50% रह जाए। ओके, देखिए एज इट इज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। टोटल आपको दिया हुआ है कि कुल मात्रा है 600 लीटर, और इसमें फिलहाल दूध कितना है 60%, दूध निकालना है कि दूध 50 हो जाए। तो फिलहाल दूध है 60%, कितना दूध निकाले कि दूध की मात्रा 50% हो जाए। आपको मैंने जो ट्रिक बताई आप उसी से करिए। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 600, अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 10 का, और लास्ट वाली क्वांटिटी को 100 में से माइनस करना है। तो 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो यहां भी आ जाएगा 50, 5 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 120 लीटर। कई बच्चे हैं सोचते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में दूध मिलाना था, इस वाले क्वेश्चन में दूध निकालना है, तो ट्रिक में कोई चेंज आएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। जो आपने लास्ट क्वेश्चन में करा है, कोई भी चीज मिलाई जाए या निकाली जाए, हमारी इस ट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेम करोगे, दोनों का डिफरेंस और लास्ट वाली क्वांटिटी को 100 में से माइनस करके नीचे रखना है, सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब कभी कभी कुछ और कंडीशंस भी इसमें हो सकती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। 1200 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 60% दूध है, कितना पानी निकाला जाए जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, यदि आप उसको ऑब्जर्व कर पाए। आपसे बोल रहे हैं 1200 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 60% दूध है और बाद में दूध 80% होना चाहिए। तो आपसे बोल रहे हैं अभी दूध 60% है, कितना पानी इसमें से निकाला जाए जिससे दूध का प्रतिशत 80% हो जाए। एक बार क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, कितना पानी निकाला जाए जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए। अब यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पिछले क्वेश्चन से इसमें कुछ चेंज लगेगा। यदि आप क्लोजली बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अंतर दिखेगा। अंतर यह है कि इस क्वेश्चन में यहां दूध है, बात पानी निकालने की हो रही है, और बाद में फिर दूध का 80% बोल रहे हैं, जबकि इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें सब सेम हो रहा था। दूध 60% है, कितना दूध मिलाएं कि दूध 80 हो जाए, मतलब तीनों जगह सेम हो रहा था। पर यहां पे परसेंटेज दूध का दिया है, निकालना पानी है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है।
आपको बस इतना ध्यान रखना है कि तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, सब कुछ एक जैसा चलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 60% यदि दूध है, सबको एक जैसा बनाओ। अब यह देखना है इसको देखते हुए कि यदि पानी निकालना है तो तीनों का क्या होना चाहिए, पानी। तो कितना पानी निकाला जाए, ये एज इट इज रहेगा। देखिए दूध यदि 60% है तो पानी कितना होगा, तो पानी हो जाएगा 40%। और बाद में दूध 80% हो जाए तो बाद के में पानी कितना हो जाएगा, 20%। अब आपका क्वेश्चन सही है। अब हम इसे नहीं देखेंगे, अब हम इसे देखेंगे। अभी 40% पानी है, कितना पानी निकालें कि पानी 20% हो जाए। अब हमारा क्वेश्चन सही हुआ है, अब हम इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 1200, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 20, और लास्ट वाले को 100 में से माइनस करेंगे तो 100 में से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा 80। 20 से कैंसिल होगा ये 4 बार, 4 से कैंसिल होगा 300 बार, तो आंसर आ जाएगा 300 लीटर पानी निकाला जाए। ओके, तो यहां अलग क्या था, यहां अलग था कि दूध दिया था, बात पानी निकालने की चल रही थी। जबकि यदि पानी दिया है तो पानी निकालें या मिलाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। नहीं है उसको आपको बनाना है, और बनाना है जो निकाल रहे हैं या मिला रहे हैं उसको देखते हुए। यदि यहां पानी है तो तीनों जगह पानी होना चाहिए, यहां दूध दिया होता तो तीनों जगह दूध होना चाहिए, यह ध्यान रखना है, मतलब कंटेंट सेम होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है, तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। देखिए सेम क्वेश्चन है और अब आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपसे कहा गया कि 2 किलो का मिश्रण है जिसमें 30% तांबा है। टोटल 2 किलो का मिश्रण है, इसको हम 2000 ग्राम बना लेते हैं, जिससे आंसर यदि ग्राम में आए तो हमें दिक्कत ना हो। और इसमें 30% तांबा है, तांबा मतलब इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉपर। आगे बोल रहे हैं कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाए जिससे तांबा 20% हो जाए। कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाए जिससे तांबा कॉपर 20% हो जाए। तो जस्ट अभी हमने सीखा था कि तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। एल्यूमिनियम मिक्स करने की बात चल रही है तो पूरा क्वेश्चन एल्यूमिनियम में होना चाहिए। तो देखिए 30% यदि तांबा है तो हम 100 में से 30 घटाएंगे, मतलब 70% एल्यूमिनियम होगा। और यहां पे 20% है तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 100 में से आप 20 माइनस करोगे तो वो बन जाएगा 80। अब आपका क्वेश्चन सही है। अभी 70% एल्यूमिनियम पाउडर है, कितना एल्यूमिनियम और उसमें मिक्स करें पाउडर जिससे एल्यूमिनियम 80% हो जाए। तीनों चीजें सेम है। अब आप क्वेश्चन को कर लीजिए। तो 2 किलो मतलब 2000 ग्राम, और इन दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है 10 का, और लास्ट वाली क्वांटिटी को हमें 100 में से माइनस करना है। तो 100 में से 80 गया, ये हो जाएगा 20। ये कैंसिल किया, फाइनली आपको मिलेगा 1000 ग्राम एल्यूमिनियम पाउडर हमें मिलाना पड़ेगा, या 1 किलोग्राम, जो भी ऑप्शन में है उसको हम लगा देंगे। सो आई थिंक अब आपको इन 4 क्वेश्चन से ये वाला टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मिश्रण वाले चैप्टर में हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, और भी इसके कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहां पे एक टाइप होता है। अभी इसमें हम फिर कुछ एक नए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, शीशा अयस्क के एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है और शेष शीशा है। यदि खान से 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाए तो कितना किलो शीशा होगा। ओके, देखिए इसमें हमें क्या करना है। आपसे बोल रहे हैं शीशा अयस्क के खान में 60% धातु है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अयस्क, जब भी हम कोई माइन या किसी भी खान से कोई चीज निकालते हैं तो जो कंप्लीट मटेरियल निकलता है उसको अयस्क बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओर, ORE, ओर। उसके अंदर फिर मिनरल्स, मेटल्स, अलॉय, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे हाथ में आता है वो होता है अयस्क। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जो अयस्क है वो कितना है, वो है 8000 किलो। इस अयस्क में 60% मेटल है, 60% धातु है। तो यदि मैं इसका 60% निकाल दूं तो डायरेक्ट हम वैसे कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें धातु मतलब मेटल 4800 किलोग्राम है। आगे बोल रहे हैं
शेष चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है, मतलब 8000 किलो अयस्क था, इसका हमने 60% निकाला तो धातु कितनी आ गई 4800। इसका 3/4% आप निकालोगे तो वो चांदी होगा। देखो, और चांदी के अलावा जो बचा वो पूरा शीशा है जो आपको पता लगाना है। तो 4800 किलो का 3/4%, प्रतिशत भी लगा है, मतलब नीचे क्या लगाना पड़ेगा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 4 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार, 12 का 3 गुना 36, मतलब 36 किलो क्या है, 36 किलो है चांदी। चांदी मतलब सिल्वर। इतना समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं। 8000 किलो अयस्क का 60% निकालोगे तो मेटल 4800 किलो धातु है जिसके अंदर दो चीजें हैं, पहला सिल्वर मतलब चांदी, दूसरा शीशा मतलब लेड। फिर बोल रहे हैं इस धातु का केवल 3/4%, 3/4 नहीं 3/4%, प्रतिशत मतलब 100 को नहीं भूलना, 36 किलो इसके अंदर चांदी है। तो 4800 में से यदि मैं 36 किलो चांदी हटा दूं तो जो बचेगा वो आ जाएगा शीशा मतलब लेड जिसको हम बोलते हैं। तो 4800 में से यदि 3600 घटा दिया जाए तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और इधर बचेगा 47। तो आपका आंसर आ जाएगा 4764 किलो। ये क्या है? शीशा है। आया होगा आपको समझ में? तो स्टेप बाय स्टेप आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलो ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन जो बच्चों को लगता है। एक बार इसको हम अच्छे समझेंगे और आपको कभी कोई इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए, ये सब मैं हटा देता हूं। देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। आगे बढ़ने के पहले हम इन दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। यहां दो प्रकार के फ्रूट्स हैं। एक हो गया ताजे फल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेश फ्रूट्स, और दूसरी वो बात कर रहे हैं सूखे फल जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब देखिए, कोई भी फ्रूट हो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो वाटर मतलब पानी और दूसरा एक्चुअल फ्रूट पार्ट जिसको हम पल्प या रेशे बोल सकते हैं। तो देखिए, ताजे फल के अंदर भी दो चीजें होंगी, एक तो खुद पानी हो जाएगा मतलब वाटर हो जाएगा, और दूसरा हम बोल सकते हैं जो फ्रूट पार्ट है या रेशा जिसको बोल सकते हैं, या इंग्लिश में जिसे पल्प कहते हैं, पल्प। ठीक है, और यही चीज ड्राई फ्रूट में भी होगी। तो ड्राई फ्रूट के अंदर भी दो चीजें होंगी, फर्स्ट वाटर मतलब पानी और सेकंड पल्प मतलब रेशा या जो फ्रूट पार्ट होता है, दोनों चीजें होती हैं। अब आपसे बोल रहे हैं ताजे फलों में 68% पानी होता है जबकि सूखे फलों में 20% पानी होता है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि यदि हम यहां पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एक अंगूर का, ग्रेप का। अंगूर और किशमिश दोनों आपके एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि यदि अंगूर में हम देखेंगे तो उसमें पानी का परसेंटेज ज्यादा होगा, पर वही अंगूर जब सूख जाता है तो उसमें पानी का परसेंटेज कम हो जाता है, वो किशमिश बन जाता है, मतलब वो ड्राई फ्रूट बन जाता है। लेकिन जो पानी के अलावा अंगूर के अंदर जो बाकी पार्ट था, मतलब जो रेशा था या जो फ्रूट था, वो तो सेम था, जितना वजन उसका पहले था, क्योंकि पानी की मात्रा कम हुई है, बाकी उसके अंदर का और कोई पार्ट कम नहीं हुआ है। तो पानी कम हुआ है बट जो फ्रूट पार्ट है वो सेम रहेगा। अब आपसे बोल रहे हैं कि यदि 100 किलो ताजे फल लेकर आए तो उसमें से ड्राई फ्रूट कितना निकलेगा? ड्राई फ्रूट से उनका मतलब है दोनों चीजें, इंक्लूडिंग पल्प एंड वाटर, दोनों चीजों का कितना कंबाइंड क्वांटिटी निकल सकता है। देखो, यदि हम इसमें और आगे बढ़े तो 68% यदि पानी है तो जो फ्रूट पार्ट है, रेशा है या पल्प है, वो कितना परसेंट होगा? 32% होगा। जो इधर 20 है तो इधर ये कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। मेन बस आपको एक ही बात समझनी है कि जितना फ्रूट पार्ट पहले था वो उतना ही बाद में रहेगा। परसेंटेज पे मत जाइए, जितना वेट पहले था उतना ही वेट उसका बाद में था, क्योंकि एक चीज में कमी आई है, वो है पानी।
फ्रूट के अंदर से पानी कम हुआ है, बाकी चीजें सेम थी जो पहले थी, मतलब रेशा पल्प पहले भी उतना ही था जितना बाद में होगा। ओके, अब देखो आप क्या करोगे, 100 किलो यदि ताजे फ्रूट हम लाएंगे तो उसमें 68% वाटर है, मतलब एक्चुअल फ्रूट पार्ट या पल्प पार्ट कितना है 32। तो ये मैंने कैलकुलेट किया तो उसके अंदर पल्प की मुझे क्वांटिटी पता चली 32 kg। अब ये 32 किलो जो पार्ट है ये फ्रेश फ्रूट में भी होगा और ये ड्राई फ्रूट में भी होगा। इसके अलावा जो होगा वो पानी, पानी इधर कुछ हो सकता है उधर कुछ हो सकता है, पर 32 किलो पहले भी रहेगा और बाद में भी रहेगा। ड्राई फ्रूट के अंदर यही चीज 80% है, तो यदि 80% बाद में यही 32 किलो यदि 80% हो जाए तो 32 किलो अगर 80% हो तो 100% इस केस में क्या होगा, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 40 kg होगा। मतलब यदि 100 kg फ्रेश फ्रूट होंगे तो उससे ड्राई फ्रूट कितना बनेगा 40 kg, 40 किलो। अब मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि 100 किलो में जो फ्रूट पार्ट है वो 32 किलो है, ये पहले भी 32 किलो रहेगा बाद में भी 32 किलो रहेगा। फर्क इस बात का है कि पहले 32 किलो 32% के बराबर है और बाद में वही 32 किलो 80% के बराबर है, बाकी क्वांटिटी उसकी दोनों जगह सेम रहेगी। तो यदि बाद में ड्राई फ्रूट में 80% की वैल्यू यदि 32 हो तो टोटल ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी क्या होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 किलो। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और इसी टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और चेंज होता है। इन सभी सवालों में यदि आपको इनका लॉजिक समझना है तो बस एक चीज ध्यान रखिए कि क्या चीज नहीं बदल रही है। दो चीजें हो सकती हैं, दूध पानी या कोई मेटल हो, या जैसे यहां पे आपको फ्रूट ड्राई फ्रूट आपको बोला है, क्या नहीं बदल रहा है। यदि वो चीज आप समझ जाओगे आपके हमेशा आंसर्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। इसके बाद चुनाव इलेक्शन वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन बताइए। देखिए क्या बोला गया आपको यहां पे, 20 किलो का एक ताजा तरबूज है जिसके अंदर 96% पानी है, कुछ समय बाद पानी तरबूज सूख गया, हम तरबूज को रखेंगे तो पानी का परसेंटेज कम होगा, बाकी अगेन वही बात है, जो उसके अंदर का पल्प है, जो रेशा है, जो फ्रूट पार्ट है वो सेम रहेगा, चेंज आएगा केवल पानी की मात्रा में। तो बाद में पानी 95% रह जाता है। देखिए पहले हम तरबूज को देखें तो पहले उसमें 96% वाटर था, मतलब पानी था, मतलब 4% उसके अंदर पल्प्स थे, मतलब रेशा था, ठीक है, फ्रूट था। बाद में जब पानी की मात्रा कम हो गई तो बाद में 95% पानी हो गया, वाटर हो गया, तो अब पल्प कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5%। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। अब पानी की क्वांटिटी में चेंज आया है, बट जो पल्प का जो वेट है वो पहले भी उतना ही होगा जितना बाद में होगा। अब जो तरबूज है वो कितने किलो का है, वो 20 किलो का है, जिसमें से 4% फ्रूट पार्ट है, मतलब रेशा है। पानी को हम नहीं देखें क्योंकि पानी की मात्रा बदलेगी, ये अभी भी इतना ही है, बाद में भी उतना ही रहा होगा क्वांटिटी में। तो मैंने इसको 20 से कैंसिल किया 5 बार और 4 में 5 का भाग दिया तो मुझे पता चला 0.8 kg, मतलब 20 किलो के तरबूज में जो आपका फ्रूट पार्ट है, रेशा है, वो 0.8 किलो है। तो ये अभी भी 8 किलो है, बाद में भी 8 किलो रहेगा। तो देखिए 0.8 kg यदि 5% है, ठीक है, 4/5 हो गया, यदि ये 5 किलो है, 5% है, तो 100% उस केस में क्या होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 16 किलो, मतलब जो तरबूज है वो जो पहले 20 किलो का था वो अब कितना हो गया है, 16 किलो का हो गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि हमसे यहां पे पूछा है तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तरबूज कितना लीटर पानी कम हो गया या कितना किलो पानी कम हो गया, तो 20 से 16 हो गया, मतलब कितना कम हो गया, 4 किलो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट नए टाइप की ओर चलते हैं।
आइए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है इलेक्शन, मतलब चुनाव से संबंधित प्रश्न। इसमें हम कई प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बेसिक क्वेश्चन से, फिर टफ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन काफी आसान है, जिससे मैं आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा। इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चलेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? देखिए, कभी भी आप परसेंटेज के क्वेश्चंस करते हैं या स्पेशली इलेक्शन चुनाव वाले क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहली बात आप याद रखिए कि हर चीज टोटल मतदाता, टोटल वोट देने वाले या जो उम्मीदवार हैं उन्हें सभी का टोटल हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। अब यहां 2 उम्मीदवार हैं, मैं उन्हें नाम दे देता हूं, एक को ए और एक को बी। ये जीत रहा है, ये हार रहा है, जस्ट हमने इसमें मान लिया। आपसे बोल रहे हैं जो उम्मीदवार जीत रहा है उसे 60% वोट मिले, तो 100 में से 60 यदि इसको मिल जाएगा तो 100 में से 60 गया तो बी को कितना परसेंट मिलेगा? 40% मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब एक बात आप समझिएगा, कभी भी चुनाव वाले प्रश्नों में हारना या जीतना शब्द आ जाए, जीतना मतलब विनिंग वाला केस हो, हारना मतलब डिफीट या लूज वाला केस हो, इसका हमेशा मतलब होता है अंतर। ठीक है, क्योंकि हारना या जीतना इस बात पे निर्भर करता है कि कॉम्पिटिटर, मुझे अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा मिला या मुझे अपने कॉम्पिटिटर से कितना कम मिला, तो उनमें जो डिफरेंस होगा वो हार या जीत तय करेगा। आपसे बोल रहे हैं जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो जीत रहा है, वो 14,000 वोटों से जीत रहा है। तो 14,000 वोटों से तो जीत रहा है, पर ये है कितना परसेंट? तो आप यहां देखिए, ए को मिला 60, बी को मिला 40, तो मैं बोल सकता हूं कि ए 20% वोटों से जीत रहा है। हारना है जीतना मतलब अंतर। तो ए को बी से 20% ज्यादा मिला, इसीलिए वो 20% मतलब 14,000 वोटों से जीत रहा है। अब 2 चीजें हैं, आप चाहें तो टोटल कितने लोगों ने वोट दिया वो पता लगा सकते हो, या आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो देखिए, यदि 14,000 20% है तो 100% क्या होगा? यदि मैं यहां पे 100 रखूंगा तो 100% मतलब मुझे टोटल वोटर्स मिल जाएंगे, कुल मतदाता मिल जाएंगे। तो 20 का मैंने यहां 5 गुना किया, 14,000 का 5 गुना, तो टोटल 70,000, 70,000, मतलब कुल कितने लोगों ने वोट दिया? 70,000। पर मुझसे कुल नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है जीतने वाले को कितने वोट मिले। चाहे तो आप 70,000 का 60% निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हो। मैं यहां करके बता देता हूं, 14,000 वोट अगर 20% है, देखिए ये एक ऐसी पोजीशन है कि यहां पे आप जो रखेंगे वो मिलेगा। 100% रखोगे तो टोटल वोट मिल जाएंगे, 60% रखोगे तो ए के वोट मिल जाएंगे, 40% रखोगे तो बी के वोट मिल जाएंगे। यहां मैंने 60 रख दिया क्योंकि जीतने वाले का आपसे पूछा है। 20 से कैंसिल होगा ये 3 बार, 14,000 का 3 गुना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो जीता है उसको कितने वोट मिले हैं? 42,000। तो आप 70,000 का 60% निकाल सकते थे या डायरेक्ट, बस ये ध्यान रखिए कि आप यहां जो रखेंगे वो आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 3 कैंडिडेट्स का भी होता है। जनरली इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आते नहीं है। क्वेश्चंस जो आते हैं वैध अवैध मतलब वैलिड इनवैलिड वोट्स इस टाइप के होते हैं, तो हम डायरेक्ट वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन केवल आपको बेसिक बताने के लिए मैंने करवा दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं, 10% वोट कास्ट नहीं हुए। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, 100% आप माइंड में रखेंगे, हारना जीतना मतलब अंतर है, इसको मैं हटा देता हूं और जो जो चीजें आपसे कही गई है उस पर ध्यान दें। 10% वोट नहीं डाले गए और उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% प्राप्त करता है। देखिए, आपको यहां पे समझना यह है कि टोटल 100% लोग वोट दे सकते थे, लेकिन 10% लोग वोट डालने नहीं आए, मतलब आए कितने? 90। ओके, अब 90 में से 60, अब यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि 90 में से 60 ए को मिल गया तो 30 बी को मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए, यदि वो बोलते कि 90 में से 60% तो अलग बात थी, पर ऐसा कभी नहीं बोला जाता है। हमेशा कहते हैं वैध मत। अब यहां पे एक और चीज है, ये
अभी तो खैर वैध और अवैध वाली बात नहीं आई है, पर 10% वोट नहीं डले, मतलब वोट कितने डले हैं 90। और आपसे क्लियरली कहा गया है कि ए को या जो फर्स्ट व्यक्ति है उम्मीदवार है उसे 60% मत मिले हैं, जितने वोट डले उसका, जितने वोट डले उसका 60%, ना कि उसमें से 60। इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका। तो 90 में से जो व्यक्ति जीता उसको 60% मिला, मतलब 90 का 60% निकालना पड़ेगा, ना कि 90 में से 60 हटाना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54। ओके, तो 90 में से 54% किसको मिला है? ए को। अब आप यदि 90 में से 54 माइनस कर दोगे तो 10 में से 4 जाएगा तो यह आ जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो अब आपको पता चला कि बी को कितने वोट मिले हैं? 36। ये मतलब होता है इसका। तो आपको कैलकुलेट करना है, ना कि सीधा माइनस कर देना है। अब आगे बात करते हैं। आगे बोल रहे हैं 720 मतों से जीत रहा है जो व्यक्ति यहां पे जीता है। तो जीतना या हारना मतलब हमेशा उसका मतलब होगा अंतर। तो आप यहां देखिए दोनों में कितने का अंतर है। तो दोनों में यहां पे अंतर है 18% का, और वो कितने मतों से जीता है? तो 720 मतों से जीता है। 720 मत यदि 18% है तो 100% क्या होगा? और 100% मतलब आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कितने लोगों ने वोट दिया। 18 के टेबल में ये आता है 4 बार, मतलब 40 से कैंसिल होगा, और टोटल मतदाता, कुल वोटर्स, टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4000। ओके, ये एक तरीका हुआ। अब इसमें हम थोड़ा सा समय और बचा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप डायरेक्ट 18% ला सकते हो। देखिए कैसे, अब ध्यान से समझिएगा, तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगी। क्योंकि देखिए हम पहले 90% का 60% निकाल रहे हैं, फिर ए का जितना बचा फिर बी का निकाल रहे हैं, फिर अंतर ले रहे हैं। हमें एक बात पता है कि 90% का 60% ए को मिला, तो 90 का 60% यदि ए को मिला तो 60% गया तो बचेगा कितना? 40%, ये बी को मिला। ठीक है भाई, 90 का 60% ए को मिलेगा तो 40% बी को मिलेगा। तो हम पहले 90 का 60% निकालें, फिर 90 में से हटाएं तो बी का पता चले। बेटर कि हम डायरेक्ट करें। हमें डायरेक्ट ए और बी का जब आखिरी में अंतर निकालना ही है तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 90 का 60 ए को जाएगा, 90 का 40 बी को जाएगा, तो मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 20 का। तो यदि मैं डायरेक्ट 90 का 20% निकाल दूं तो मुझे सीधा क्या मिल जाएगा? 18%। तो आपको यहां पे डबल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में भी तो ए और बी का अंतर ही निकालना है। तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 60 इसको मिला, 40 इसको मिला, मतलब दोनों में अंतर कितने का है? 20% का। तो 90 का 20%, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ए और बी में अंतर कितने का है? 18% का है। बाकी तो आप आगे सेम कर लेंगे। ओके, आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे आपको और चीजें अच्छे समझ में आएंगी। इस बार और डबल कंडीशंस होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 10% लोग वोट नहीं डालते हैं। शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है और 7290 मतों से जीत जाता है, तब मतदाता सूची में कुल संख्या क्या होगी? ओके, देखिए इस बार डबल कंडीशन है। सबसे पहले तो 100% है, 10% लोग वोट डालने नहीं आए। तो 10% अगर नहीं आए तो आए कितने? 90। फिर बोल रहे हैं शेष का 10% अवैध, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया। तो 90 का 10%, 90 में से 10 नहीं घटाओगे, 90 का 10% क्या होता है? 9। ये आपको जानते ही आते ही होगा करना, 90 इंटू 10/100 होगा। तो 9% वोट जो है ये इनवैलिड वोट्स हैं। ओके, तो बचे कितने? 81%। और 81% कैसे वोट है? वैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है अवैध और वैलिड का मतलब होता है वैध। ठीक है, तो 100 लोग थे, 10 वोट नहीं डालने आए, मतलब बचे 90। बचे हुए का 10% मतलब 90 का 9%, 10% 9 होता है, बचा कितना? 81। तो 81% एक्चुअल में वोटिंग हुई है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। 70% ऑफ वैलिड वोट्स,
वैध मतों का 70%। देखिए टोटल वैलिड वोट्स हैं 81 और इसका 70% प्राप्त करेगा ए। हम ए और बी नाम दे रहे हैं अपने समझने के लिए। जीतने वाला 70% ये ले जाएगा तो बी कितना लेके जाएगा 30, तभी तो 100% होगा। तो 81 का 70% अगर ए ले जाएगा तो 30% कौन लेके गया होगा बी। तो मैंने आपको कहा है कि हमें अल्टीमेटली ए और बी का डिफरेंस लेना है, तो हम क्यों ना उसको डायरेक्ट निकाल लें। इस बार आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा क्योंकि 81 का 70% निकालोगे, फिर जो आएगा उसमें से 81 में से फिर वो माइनस करोगे तो बी का पता चलेगा, फिर ए और बी का माइनस करोगे तब आपको फाइनल पता चलेगा। हम उस चीज को डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 70 और 30 दोनों में कितने का डिफरेंस है 40 का, तो जो भी आएगा वो 81 का 40% होगा। इतना समझ में आया। तो 81% का जो 40% आएगा वो किसको मिला है, तो वो है इन दोनों का अंतर। मतलब ए जीत रहा है बी से 81 के 40% से। तो देखिए 81 का 40% निकालने पर जो आएगा वो इन दोनों का अंतर है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7290, 7290। तो अगर 7290 81 का 40% है तो 100% क्या होगा। और अब बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 22500। मतलब कुल कितने लोग वोट देने वाले थे 22,500। एक और मैं बात बता दूं, आगे के क्वेश्चन में आएगा। कभी कभी आपसे बोलते हैं कुल मतदाताओं की संख्या बताओ, तो वो 22,500 होगा। कभी आपसे कहेंगे कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताओ, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, उसका मतलब भी यही होगा कुल मतदाता। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मतदाता, पंजीकृत मतदाता, वैध और अवैध कुल मतों की संख्या, सबका मतलब एक ही है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कुल मत सब एक ही। तो आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का 22,500। ठीक है, तो आपको अब चीजें और समझ में आई होगी। अब क्वेश्चंस को हम और थोड़ा सा टफ बनाते हैं और चीजें समझते हैं। अगला एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो हालांकि टफ नहीं है, पर यहां हम पढ़ने में गलती कर देते हैं और शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे। तो अगला जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें आपकी गलती जरूर हो सकती है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले और इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% मत प्राप्त हुए और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। देखिए आपसे कहा गया है 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो हमारे पास टोटल जो वोट हैं वो कितने हैं 100% है और 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब वोट कितने लोगों ने डाला 92% ने। अब सबसे खास बात, 2 उम्मीदवार हैं ये हमें पता है। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। सबसे खास बात, 48% मिले हैं पर किसके, कुल वोट के। तो मुझे बताइए कुल वोट यहां 100 है या 92 है, तो क्या हो जाएगा 100। यदि वो बोलते कि जितने वोट डाले गए उसका 48%, तो मैं इसका 48% कैलकुलेट करता, पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कुल वोटों का 48%। तो कुल वोट है 100 और 100 का यदि 48% निकालेंगे तो वो खुद 48 ही आएगा। मतलब जो जीत रहा है उसको कितने वोट मिले हैं 48। ओके, तो हारने वाले को हम बी नाम दे देते हैं और इन दोनों के टोटल वोट तो 92 ही होंगे क्योंकि वोट तो 92 डले हैं। इस बार उन्होंने केवल कैलकुलेशन चेंज कर दिया, वो आपसे 92 का 48% नहीं 100 का 48% कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 92 में से 48 ए ले गया, तो 92 में से अगर 48 में माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना, तो आप 12 में से 8 घटाओगे, 12 में से 8 गया हो गया 4, यहां बचा 8, 8 में से 4 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 4। मतलब बी को कितने वोट मिले 44% मिले। इतना समझ में आ गया, तब जाके टोटल होगा 92। बस बात इतनी है कि टोटल वोट का 48% ए को मिला। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस है 4% का। हार जीत का मतलब अंतर, डिफरेंस। और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, तो आप किससे डिवाइड कर देंगे 1100 के बराबर रखेंगे। इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1100 अगर 4% है तो 100% क्या होगा,
4 से मैं इसको कैंसिल करूंगा 25 बार, 25 और 11 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रिक मैंने आपको 11 की मल्टीप्लीकेशन वाली पढ़ाई है। आपको सबसे पहले लिखना है 5, 5 और 2 लिखना है 7 और 2 का 2 और उसके आगे 2 0, तो आपको पता चल जाएगा टोटल बोर्ड कितने डले, तो आंसर हो जाएगा 27,500। ओके, समझ में आया? तो भाषा का मतलब बस मेन आपको मैं समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन से। आइए अब हम एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं जो काफी अच्छा है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको एक बार देख लेते हैं। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए, 60 मतदाताओं ने, 60% नहीं, 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया। 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% वोट मिले और अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? देखिए काफी सारी चीजें यहां पे क्वेश्चन में कह दी गई हैं। आपको क्वेश्चंस की भाषा का ध्यान रखना है, हमेशा मैं एक ही बात आपसे बोलता हूं। समझते हैं, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, तो देखिए हम जानते हैं हर चीज होती है 100% और 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया, तो वो हो गए 90%। ओके, अब इसमें से 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली किया। अब यहां एक सबसे खास बात है, देखिए इस 90% के अंदर 3 चीजें हैं। पहला ए जो जीत रहा है, दूसरा बी जो हार रहा है और तीसरा 60 खाली मतपत्र जो ब्लैंक छोड़ दिए। ये तीनों मिलाएंगे तो वो किसके बराबर होगा? 90% के। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। 10% लोगों ने तो वोट नहीं दिया, तो बचे कितने? 90%। अब इस 90% में से 60 लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद जो बचा होगा वो ए और बी का, मतलब 90% के अंदर 3 चीजें हैं, ए को मिलने वाले वोट, बी को मिलने वाले वोट और 60 वो वोट जो खाली छूट गए। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 2 उम्मीदवार हैं, ये हमें पता है। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का, अब आप सोचेंगे मतदाता सूची, तो मतदाता सूची 100 होगी या 90? वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट 90 नहीं, 90 वोट तो डले, पर वोटर लिस्ट में नाम तो 100% लोगों के हैं। तो ए को वोटर लिस्ट का, मतदाता सूची का 47% मिला, मतलब 100 का। अब बात समझिएगा यहां पर, ए को 47% मिला 100% का। अब आपको सबसे खास चीज देखनी है कि बी को कितना मिला। बात समझिएगा, 47 अगर ए के पास है तो बी के पास कितना होगा? तो बी के पास होगा 90 में से, अब देखिए 47 इधर है, तो जो बचा वो किसका है? बी का। पर बी के पास हम 90 में से सबसे पहले तो 47 घटाएंगे तो वो आ जाएगा 43%। देखिए ए के पास 47% है, पर इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं होगा कि बी के पास 43, क्योंकि 43 के अंदर ये दोनों शामिल होंगे। 47 पर ए का हक है, बट जो 43 है उस पर ये दोनों हैं, और ये सब मिलकर फिर 90% बन रहे हैं। तो बी के अगर मुझे वोट निकालना है तो 43 में से 60 माइनस करना होगा। समझ में आया? क्योंकि 43 के अंदर ये दोनों हैं, तो जो 60 ब्लैंक वोट्स हैं वो हटाएंगे तो पता चलेगा बी को कितना मिला, पर परसेंटेज में हम नहीं बता सकते। आगे हम क्या करते हैं, कभी भी हार या जीत मतलब अंतर, तो अब हमें इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो समझिएगा 47% माइनस 43% माइनस 60, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 308। इतना समझ में आया? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 47% ही रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 43%, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 60 इज इक्वल टू 308। 47 माइनस 43 विल बिकम 4%, एंड जो प्लस 60 है ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 308 में से यदि 60 चला गया तो आपके पास बचेगा 248, 248। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 248 अगर 4% है तो 100% क्या होगा? तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, पहले तो 4 से 6 बार, 4 × 6 24, और 4 का दुगना, और उसके आगे लग जाएंगे 2 0। ये आपको मिल गए टोटल वोट्स, कुल मतों की संख्या। तो कुल जो
मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम है, वोटर लिस्ट में जितने लोग हैं, वो है 62%, सब लोग मिलाकर। अब आगे आपसे क्या पूछा है वो हम देख लेते हैं। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, यही पूछा है, ये हमारा आंसर होगा। तो यहां पर बस ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। 10 लोग वोट डालने नहीं आए तो बचे 90 में से 60 ब्लैंक छोड़ दिए, और जो बचा वो ए और बी के पास है। तो 90 तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, ए को मिलने वाले वोट, बी को मिलने वाले वोट, और 60 वो जो ब्लैंक छूट गए। फिर आपसे बोल रहे हैं ए को 47% मिल गया, तो बी को कितना मिला होगा, तो 90 में से 47 गया तो बचा 43 के अंदर ये दोनों हैं, तो 43 में से जब 60 वोट्स हटेंगे तो बी का पता चलेगा। और हारना या जीतना मतलब अंतर, इसलिए हमने माइनस लगाया और सॉल्व किया। ओके, तो यहां तक आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा शेष का 12.5% अवैध घोषित कर दिया जाता है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 71.3% प्राप्त करता है। यदि वह 5400 वोटों से जीतता है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं और परसेंटेज यहां पे कई सारे दिए हुए हैं। हालांकि इसको हम इजी बनाएंगे, तो मेन आपको सीखना है कि इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है। देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं। अब यहां पे कुछ फ्रैक्शंस की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला 12.5%, जिसका मतलब आपको अब तक याद हो गया होगा 1/8, और दूसरा हमसे कहा गया है 71/3/7%, जो मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताया है। ये 14/2/7% का 5 टाइम्स है, 14 सही 2/7 का 5 गुना है, तो ये 1/7 का 5 गुना है, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5/7। ठीक है, यदि वह 5400 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। हम यहां पर कुछ ऐसी संख्या लें जिनसे ये सभी कैंसिल होना चाहिए। 100% यदि लेंगे तो 100 में से 10% लोग वोट नहीं देंगे तो बचेंगे 90। अब 90 का आप 12.5% नहीं निकाल पाओगे, तो हमें कुछ और नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। हम देखिए यहां पे ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कोई फिक्स नंबर एज्यूम करें, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो। तो मैं आपको यहां पे कहूंगा, क्योंकि आप यदि 200, 300, 400 से भी ट्राई करोगे तो आप कहीं ना कहीं रुकेंगे। तो यहां पे हम ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि टोटल यदि वोट हम मान लें कि टोटल 800 यूनिट या 800 वोट्स हैं। ठीक है, 10% लोग वोट डालने नहीं आते हैं, तो यदि 800 का आप 90% निकालेंगे तो वो 10% लोग वोट डालने नहीं आते हैं, मतलब आते कितने हैं, तो वो आते हैं 720। तो 800 में से कितने लोग वोट डालने आए, तो वो आए 720। ठीक है, इसमें से 12.5% अवैध घोषित कर दिया, तो 720 का 12.5% मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब होता है 90 वोट अवैध घोषित कर दिए, तो 90 अवैध हैं, इनवैलिड हैं। तो 720 में से 90 गया, तो वैध मतलब वैलिड वोट्स कितने होंगे, तो वो होंगे 630। पर अभी भी आगे क्या बोल रहे हैं, वैध मतों का 71.3/7% जीतने वाला प्राप्त करता है। अब देखिए यहां पे हमें बनाना पड़ेगा रेशो। 71.3/7% का मतलब होता है 5/7। दो चीजें हैं, एक जीत रहा है, एक हार रहा है। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। जीतने वाले को 5/7 मिला। 5/7 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 7 वोट हैं तो जीतने वाले को कितने मिले हैं, जीतने वाले मिले हैं 5, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 2। टोटल यदि 7 वोट होंगे तो जीतने वाले को 5 वोट मिलेंगे और हारने वाले को 2 वोट मिलेंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हारने या जीतने का हमेशा मतलब क्या होता है, अंतर। तो हम 630 वोट का 5/7 निकालें, फिर 5 और 2 में यदि हम बांटें तो 7 से भाग देंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। बेटर कि हम डायरेक्ट इनका डिफरेंस निकालें 3। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो 630 वोट पहले तो हम 5 और 2 7 हिस्सों में बांटेंगे और 5 और 2 का गुणा ना करते हुए डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 7 से ये कैंसिल होगा कितनी बार, 90 बार। 90 का 3 गुना, मतलब
ए और बी मतलब दोनों हारने जीतने वाले लोगों में कितने वोटों का अंतर आना चाहिए? 270। पर अब यदि क्वेश्चन में देखेंगे तो उन्होंने कहा है हारने जीतने वाले लोगों में 5400 वोटों का अंतर है। तो देखिए हमारे यदि हम 800 मानते हैं तो 270 वोट का अंतर आता है, पर एक्चुअल में तो वो 5400 वोट का अंतर ला रहे हैं। तो 270 यदि 5400 के बराबर है तो 1 का मान क्या होगा? 1 की वैल्यू क्या होगी? तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 27 से ये 20 बार कैंसिल होगा, मतलब 1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 20। ओके, अब 1 बराबर 20 है, हमने 800 माना तो 270 आया, पर लाना है 5400, मतलब कितना गुना करना पड़ेगा? 20। तो जो आंसर होगा वो 20 गुना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने 800 माना था उसका 20 गुना कर देंगे तो एक्चुअल में टोटल वोट कितने रहे होंगे? तो आंसर आ जाएगा हमारा 16000। 270 बराबर 5400। 270 क्या है? दोनों का अंतर है, हमने अंतर डायरेक्ट लेकर आए जो 5400 के बराबर है। 1 बराबर 20, तो 20 का गुणा कर दीजिए, टोटल वोट्स आपको मिल जाएंगे 16000 और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। कुल पंजीकृत मत मतलब रजिस्टर्ड वोटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो दिखने में थोड़ा सा बड़ा है पर आप इसको भी इजीली कर सकते हो। किसी चुनाव में कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता आर्यन को और बचे मतदाता कनक को वोट करने का वादा करते हैं, परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% और कनक को वोट करने वाले 25% अपने वादे से पलट जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि कनक 250 वोटों से जीतती है। चलिए देखिए, दो लोग हैं यहां पे, एक है कनक और एक है आर्यन। तो एक हो गए हैं यहां पे कनक और एक आर्यन। आपसे कहा गया है 2/5 मतदाता आर्यन को। 2/5 का मतलब क्या होता है? देखिए 2/5 का मतलब होता है 40%। ठीक है, 40% लोग जो हैं वो किसको वोट करने का कहते हैं? ये कहते हैं कि हम आर्यन को वोट करेंगे। ठीक है, अब हमें यहां पे नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं 100% हर बार की तरह। तो टोटल हम 100% मान लेते हैं, 100 का 40% आर्यन को मिलेगा। तो यदि 40% आर्यन को मिलेगा तो 60 किसको वोट देंगे? कनक को। ठीक है, अब होता यह है कि मतदान दिवस के दिन, वोटिंग के दिन, आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता आर्यन को जो वोट करते हैं उसका 15%। ठीक है, और कनक को जो वोट करते हैं उसका 25% अपने वादों से पलट जाते हैं। वादों से पलटने का मतलब होगा कि 25% लोग कनक को वोट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? आर्यन को। और आर्यन को वोट देने वाले 15% लोग आर्यन को वोट नहीं करेंगे तो वो किसको करेंगे? कनक को। तो ये लोग पलट जाएंगे। 60 का 25% आपको पता है, 60 का 25% कितना हो जाएगा? 15। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 60 × 25 और ये आ जाएगा 100। ये कैंसिल होगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा 15 बार। तो 15 लोग अपने वादे से पलट गए। 25%, हमने 60 लोग माने हैं तो 60 में से 25%, 15 लोग अपने वादे से पलट गए तो बचे कितने? 45। ठीक है, और ये 15 लोग उधर चले जाएंगे। चलिए एक और चीज है, आर्यन को वोट देने वाले 15% लोग पलट गए तो 40 का 15% यदि आप निकालोगे तो वो कितने आएंगे? 6। तो 6 लोग इधर से चले गए तो यहां कितने बचे? तो इधर बचे 34 लोग। इतना समझ में आया? 25% लोग कनक को वोट नहीं दे रहे हैं तो 15 चले गए और 15% लोग आर्यन को वोट नहीं दे रहे हैं तो 6 यहां से चले गए। पर ये इंटरचेंज हुए। देखिए 15 यदि इसे वोट नहीं देंगे इसका मतलब 15 लोगों ने वोट इधर दिया तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 49। और 6 लोग इधर वोट नहीं देंगे तो वो इधर आ जाएंगे, तो उन्होंने कनक को वोट दिया तो ये हो गया आपका 51। तो यदि अब देखें तो 51% वोट किसको मिले हैं? कनक को, और 49% किसको मिले हैं? आर्यन को। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है 2 का, बट एक्चुअल में दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में यदि कनक 250 वोटों से जीतती है तो 2% अगर 250 है तो 100% क्या होगा? तो 250 अगर 2% है
तो 100% क्या होगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 50 टाइम्स, और 25 का 5 गुना कितना होता है 125, और उसके आगे लग जाएंगे 2 जीरो, तो टोटल वोटर्स कुल मतदाता कितने हो जाएंगे 12,500। तो यहां पर हम ये गलती कर देते हैं कि इतना माइनस तो कर देते हैं पर इन्हें एक्सचेंज भी करना है। 15 लोग इसको वोट नहीं दे रहे हैं तो वो इसको देंगे, 6 इसको वोट नहीं दे रहे हैं तो वो इसको देंगे, और आपको लास्ट में रिजल्ट पता चल जाएगा किसको कितना मिला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देखते हैं। अमेठी के कुल मतदाताओं में से 4/5 मतदाताओं ने राहुल गांधी को मत देने का वचन दिया तथा शेष लोगों ने वरुण गांधी को मत देने का वचन दिया। राहुल गांधी को वचन देने वालों में से 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, जबकि वरुण गांधी को वचन देने वाले लोगों में से 20% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। यदि राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुए तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया। चलिए यहां भी आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, और कैसे इसको करेंगे उस पर हम बात करते हैं। देखिए 4/5 मतदाताओं ने राहुल गांधी को मत देने का वचन दिया, तो हमारे पास 2 लोग हैं, एक है राहुल गांधी और दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन में वरुण गांधी। 4/5 का मतलब आपको पता है कि 4/5 का मतलब होता है 80%, और हम जानते ही हैं कि टोटल हर चीज क्या होती है 100%। 4/5 लोगों ने राहुल गांधी को वोट देने का वचन दिया, मतलब 80 लोग इधर वोट देंगे, तो बचे कितने 20 लोग वरुण गांधी को वोट देंगे। आगे बोल रहे हैं राहुल गांधी को वचन देने वालों में से 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, तो 80 का 10% होता है 8 लोगों ने वोट नहीं दिया, और वरुण गांधी को वोट देने वालों में से 20% लोगों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया, तो 20 का 20% होता है 4। इस बार उन्होंने मत नहीं दिया, ऐसा नहीं कि वो अपने वादों से पलटे हैं कि इनको ना देते हुए इधर, ऐसा कुछ नहीं है, वोट देने ही नहीं आए। तो 80 में से 8 गया तो टोटल आ जाएगा 72, और 20 में से 4 गया तो इधर आ जाएगा 16। मतलब राहुल गांधी को मिले हैं 72% वोट और वरुण गांधी को मिले हैं 16% वोट। आगे बोल रहे हैं राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुए। देखिए राहुल गांधी को यहां मिले हैं टोटल 72% वोट, जो 216 वोट के बराबर हैं। तो अगर 216 वोट 72% है तो 100% क्या होगा, तो आप 72 से इसको कैंसिल करोगे तो एग्जैक्ट 3 बार कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा टोटल हमारा 300। मतलब कुल कितने लोग हैं वहां पे वोट देने वाले, तो वो हो जाएगा 300। पर आपसे पूछा है कुल कितने लोगों ने मतदान दिया। ये कौन लोग हैं, जो टोटल हैं, जितने लोग वोट दे सकते थे, पर कितने लोगों ने वोट दिया वो हम यहां निकाल लेते हैं। तो 300 में से देखिए 72% और 16% लोगों ने वोट दिया, तो 72 + 16, 6 और 2 हो जाएगा 8, 7 और 1 हो जाएगा 8, तो 88% लोगों ने वोट दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 का 3 गुना करेंगे 24 का 4 कैरी 2, 24 और 2 26, मतलब टोटल वोट देने कितने लोग आए 264। ओके 300 टोटल लोग हैं, पर वोट देने कितने लोग आए, तो वो आएंगे 264, मतलब 72 + 16, क्योंकि इतने लोग वोट देने का वादा करते हैं पर इतने लोग वोट देने नहीं आए, तो आए 72 + 16, मतलब 88% लोगों ने वोट दिया। ओके तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो ये हमारे चुनाव वाले क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम एक टाइप लेंगे जिसमें हम एजेंट, सेल्समैन, कमीशन, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे।